एकदम अब शांत हो जाइए। अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है, अब एकदम शांत हो जाइए, ठीक है। चैप्टर का हेडिंग डालिए, नाम लिखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं इसके नाम में ही इसका सारांश छिपा हुआ है। यानी कि जो आपका मैटर होता है और रेडिएशन दोनों, मैटर और रेडिएशन दोनों ये ड्यूअल नेचर का होता है, दो नेचर ये लोग शो करता है। अब ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। आप लोग दोस्त यार में कभी कभी बात बात में, हंसी मजाक में या कभी लड़ाई में, गुस्से में भी अपने दोस्त को बोल देते होगे यार तुम तो बड़े दोगले इंसान हो। दोगला इंसान किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति के हिसाब से अपनी बात को बदल देता है। आपके सामने कुछ कहेगा, आपके सामने कुछ कहेगा। अगर बोला जाए कि भाई वो किस नेचर का, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो आप कहना मुश्किल होगा। उसकी प्रवृत्ति डिपेंड करती है कि वो किसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। अगर आर्यन के सामने खड़ा होकर बात करेगा तो बोलेगा आर्यन बहुत अच्छा है। सूरज के पास जाएगा, सूरज के साथ पास बोलेगा आर्यन खराब है, सूरज अच्छा है। तो उसकी नेचर, उसकी प्रवृत्ति डिपेंड करती है वो कि वो किसके सामने खड़ा है। उस व्यक्ति को हम आम भाषा नहीं मतलब डेरोगेटरी लैंग्वेज में दोगला शब्द से संबोधित करते हैं कि भाई वो व्यक्ति बड़ा दोगला है। अब दोगलापन थोड़ा कह लो या ज्यादा कह लो हम सबके अंदर होता है। ये आप मान लीजिए, अगर आप डिप्लोमेटिक पर्सन हैं, आप डिप्लोमेसी करना जानते हैं, जैसे आप कंट्रीज की बात करो, इंडिया की बात कर लो। कुछ दिन पहले तुम देखोगे जब आपका वहां पे ट्रंप सरकार नहीं था, तो जब ट्रंप आने वाला था तो उसका पूरा जय जयकार हो रहा था कि भाई ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है। ठीक है, उस समय हम लोग चाइना को दुश्मन मानते थे। अभी जब ट्रंप आकर के टैरिफ लगाया तो हम लोग ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और चाइना के नजदीक हो गए। तो ये भी एक तरह का ये क्या है? डिप्लोमेसी है। अगर आप इसको इसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये भी एक तरह का क्या है? ड्यूअल नेचर है। तो आप ये चीज नोटिस करिएगा कि आप खुद का भी नेचर अगर आप स्टडी करेंगे, थोड़ा या ज्यादा हम लोग को ड्यूअल नेचर रखना पड़ता है अगर इस दुनिया में रहना है शांति से। तो अगर आप एकदम ब्लंट इंसान हो जाएंगे कि नहीं भाई हम सफेद को सफेद, काले को काला कहेंगे, अगर आप ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे तो आपके लिए इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर ये तो आम जिंदगी की बात है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि भाई जो हमारा मैटर होता है और रेडिएशन, ये भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। शुरुआत करते हैं आपका हम 1675 से। सबसे पहले in 1675 Newton said through his corpuscular theory that light is made up of particles. That light is made, अभी मत लिखना, अभी बस सुनते जाओ। light is made up of particles। मतलब 1675 में सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा कि भाई लाइट जो होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब न्यूटन इतना बड़ा नाम था उसमें उस वक्त तक कि न्यूटन की बात को काटना मतलब क्या, भगवान की बात को काटना वाली बात हो गई थी। तो न्यूटन ने कहा कि अगर लाइट पार्टिकल होता है तो सबने मान भी लिया कि हाँ भाई लाइट पार्टिकल होता होगा। मगर जब आपका 19वीं शताब्दी शुरू हुआ, in the beginning of 19th century, in the beginning of 19th century की शुरुआत में कुछ जो फिनोमिना थे, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना जो थे in the beginning of 19th century, phenomena like diffraction, polarization and interference were explained successfully using wave theory of light। मतलब न्यूटन के जाने के काफी सालों बाद, लगभग एक शताब्दी बाद, ये चीज एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव की जाने लगी कि भाई कुछ जो फिनोमिना होते हैं नेचर में, जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिना हम तभी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जब हम लाइट को एक पार्टिकल नहीं एक वेव मानेंगे।
मतलब न्यूटन ने कहा कि भाई लाइट पार्टिकल होता है, मगर 100 साल के बाद ये बात सामने आने लगी कि नहीं, लाइट वेव पार्टिकल नहीं, लाइट वेव होता है। तो फिर दुनिया ने कहा कि भाई नहीं, चलो ठीक है, न्यूटन गलत होंगे, हम लाइट को क्या मान लेते हैं, वेव ही मान लेते हैं। फिर लोगों ने क्या किया, लाइट को वेव मानना शुरू कर दिया। फिर आते हैं 1905 में, यहां पर एल्बर्ट आइंस्टीन साहब क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है, जिसको हम अभी चैप्टर का पहला टॉपिक आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। तो आपका आइंस्टीन साहब ने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली समझा दिया, और उसको समझाने के लिए जो थ्योरी उन्होंने इस्तेमाल करी वो थी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन said that light is made up of particle. Light is made up of particle and successfully explained the फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली समझाया, और इसको समझाने के लिए जो थ्योरी उन्होंने यूज की वो थी आपकी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो बात फिर से वहीं पर घूम करके आ गई। आप चले थे पार्टिकल थ्योरी से, बीच में आपने बदल करके बोला कि भाई लाइट वेव होता है, और फिर से आपको बदल करके कहना पड़ेगा कि नहीं भाई लाइट तो पार्टिकल ही होता है। तो इसी समय डी ब्रोगली साहब आए, और डी ब्रोगली ने कहा कि भाई देखो, ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है। क्यों? क्योंकि लाइट एक पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी वेव का भी, डिपेंड करता है वो सिचुएशन कैसी है। जैसे हम आपके सामने आपके जैसी बात करेंगे, उनके सामने उनके जैसी बात करेंगे, डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वैसे ही लाइट जो है वो भी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा कभी, और वही लाइट, सेम लाइट वेव की तरह भी बिहेव करेगा, डिपेंड करता है कि सिचुएशन और फिनोमिना कौन सी हो रही है। आई बात समझ में? तो अभी तक ये बात सिद्ध हो गई थी कि लाइट जो होता है आपका क्या होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। और इस चीज को माना हमने कब, जब हमने आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ फोटॉन्स की बात कर लेते हैं, और फोटॉन्स की बात करने के बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक पे आएंगे। लिखिए इतना। हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटॉन्स। सम इंपॉर्टेंट points related to photons। फोटॉन से रिलेटेड कुछ आवश्यक जानकारी, कुछ आवश्यक पॉइंट्स। पहला क्या है, लाइट is made up of small packets of energy called photons। ठीक है जी। दूसरा, mass of photons is not defined the way we define mass in Newtonian physics। The rest mass of photons is 0। तीसरा, photons are neutral particles। चौथा कि photons travel with a speed of 299,792,458 meters per second in air or vacuum। ठीक है जी। पांचवा, each photon
each photon has a definite energy and momentum. Each photon has a definite energy and momentum associated with it, which are given by E is equal to hf or E is equal to hc by लैम्डा, और इसका जो मोमेंटम होता है p, ये होता है आपका h बाई लैम्डा। ठीक है, छठा लिखिए, द collision between photons and metal surface is assumed to be purely elastic। पहले ये 6 पॉइंट्स लिखिए, फिर इनको बारी बारी से समझते हैं, फिर एक और पॉइंट है उसको लिखेंगे और फिर चलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। HF और E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अच्छी बात है कि मॉडर्न फिजिक्स जो है आपका काफी छोटा यूनिट है, बाकी यूनिट्स की तुलना में काफी समझने में आसान यूनिट है, और उससे भी अच्छी बात है कि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी वो ज्यादा आते हैं, समझे? तो इस यूनिट को तो बिल्कुल करके जाना है और अच्छे से करके जाना है। अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो इसके जो सवाल होते हैं 90% चांस है कि आपसे बन जाएंगे। आप अगर रिजिड बॉडी रोटेशन मैकेनिक्स में जाएंगे, वहां के सवाल बनाने टफ होते हैं, बट यहां के सवाल बन जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। लिख लिए सब लोग? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई लाइट जो होता है ये आपका पैकेट्स के मतलब एनर्जी होती है, और सपोज कर लो एक पैकेट में एनर्जी बंद है और वही पैकेट का एनर्जी जो पैकेट वाला एनर्जी आपका फ्लो करता है तो आपके पास लाइट आती है। तो कहा गया कि लाइट इज व्हाट? लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स कुछ नहीं है, समझ लो एक पैकेट है, उसके अंदर एनर्जी डाल दी और वो आपका पैकेट चल रहा है तो लाइट आपके पास आ रही है। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने फोटॉन्स का नाम दिया था वेवलेट्स। उन्होंने कहा था इसको वेवलेट्स, मतलब सपोज करो एक पैकेट है, उसके अंदर एक छोटा सा वेव है, उस पैकेट में बंद है, वो एक फोटोन बन गया। फिर दूसरा पैकेट लो, उसमें एक वेव डालो, वो आपका दूसरा फोटोन बन गया। समझे? तो लाइट कुछ नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट फोटोन से बना हुआ है। फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड द वे वी डिफाइन मास इन न्यूटोनियन फिजिक्स। भाई हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैज मास। ऐसा कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसके पास मास होगा। बट फोटोन का जो मास होता है हम इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? जब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको डिटेल से मास का फोटोन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको इतना जानना है कि हम फोटोन को उस तरह से फोटोन का मास डिफाइन नहीं करते हैं जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करा जाता है। दूसरी बात, अगर फोटोन आपका रेस्ट में है, अगर फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट का है कि फोटोन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। अगला पॉइंट क्या है? फोटॉन्स ट्रैवल विथ एज, ये तो आपको पता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? 3 × 10⁸, उसी का प्रिसाइज वैल्यू यहां पर लिखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? हर फोटोन के, आपने बोला कि भाई एनर्जी, फोटोन क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है तो उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी कितनी होती है? वो एनर्जी होती है HF या फिर HC बाई लैम्डा। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। आया समझ में? और इसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? H बाई लैम्डा। ये याद रखना है। आगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे। वहां पर एनर्जी को हम लिखेंगे HF या फिर HC बाई लैम्डा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। लास्ट क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आता है, ये मान लो आपका मेटल सरफेस है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन और इस मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगा, और फोटोन के स्ट्राइक करने के चलते यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, फोटोन के बीच में और इस मेटल के बीच में कोलिजन होगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका कोलिजन होगा वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कौन बताएगा? क्लास 11 में पढ़ा जाता है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा चलो, हो सकता है भूल भी गए होगे क्योंकि 11th पढ़े हुए काफी, अच्छा पढ़े ही नहीं हो। देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जहां पर कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपका कोलिजन से पहले थी वही एनर्जी आपको कोलिजन के बाद नहीं मिलेगी, उससे कम हो जाएगी। मतलब कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी आपको कोलिजन के बाद मिल जाती है। आया समझ में? अब इसको मिटाते हैं और जो लास्ट पॉइंट है वो लिखते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए, if the intensity of light is increased, then the number of photons increases, but the energy of each photon remains the same। लिखिए पहले इसको। लिख लिए सब लोग? चलिए इसका मतलब जरा समझिएगा कि मान लीजिए आपकी लाइट आ रही थी, ये आपकी लाइट आ रही थी, इसमें फोटॉन्स थे, ठीक है। इसका पहले इंटेंसिटी आई था। मान लेते हैं कि जब इसका इंटेंसिटी आई था तब इसमें 5 फोटॉन्स थे। मान लेते हैं इसके अंदर 5 फोटॉन्स थे। आपने क्या किया, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने इंटेंसिटी लाइट की आपने 5 टाइम्स कर दी। पहले इंटेंसिटी आई थी, अब इंटेंसिटी हो गई 5i। जब 5i इंटेंसिटी हुई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अगर पहले 5 फोटॉन इसके अंदर थे तो अब कितने हो जाएंगे? अब हो जाएंगे 25 फोटॉन। मगर जितनी एनर्जी फोटॉन की यहां पर थी, जो 5 फोटॉन की एनर्जी यहां पर थी, वही एनर्जी यहां भी होगी। फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी है, सिर्फ फोटॉन की संख्या बढ़ गई है। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सिर्फ फोटॉन का नंबर बढ़ता है, फोटॉन का एनर्जी नहीं बढ़ता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब शुरू होगा तो इस चीज का एप्लीकेशन आएगा। याद रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, उनका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? बस क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, उनका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, बट फोटॉन की एनर्जी सेम रहती है। आया समझ में? अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई साहब, ये आप जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ये कोई आम थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो जरा इस थ्योरी का सम्मान में सारा फोकस बोर्ड पे रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक क्या है, मेटल सरफेस है, ठीक है। आपको पता है कि एक मेटल सरफेस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और आपके न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड होने के चलते ये इस मेटल सरफेस में रूम टेम्परेचर पर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, बट रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। तो फिलहाल इतना समझना है कि अगर आपका कोई भी मेटल सरफेस है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रूम टेम्परेचर पर इसी मेटल सरफेस के अंदर वो होंगे। अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है,
ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई सा भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होगा सरफेस के पास होगा, अगर ये खुद से चाहेगा, ध्यान देना, बात सुनना मेरी, अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद से चाहेगा कि इस मेटल सरफेस को छोड़ करके हम चले जाएं, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के सरफेस पर बिल्कुल था, सतह पर बिल्कुल था, अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम इस मेटल सरफेस को खुद से छोड़ करके चले जाएं, तो जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसके जाने की वजह से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच करके वापस ले आएगा। आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन खुद से जब चाहेगा कि हम इस मेटल सरफेस को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इसके छोड़ने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनेगा वो इसको खींच करके वापस ले आएगा। मतलब खुद से इस मेटल को, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस मेटल को छोड़ के बाहर भागना बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन अगर 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 हम बाहर से आकर के इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि जा बेटा भाग जा, वो कहते हैं ना डीडीएलजे में जो डायलॉग था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, अगर वैसा कुछ हम एनर्जी यहां पे प्रोवाइड कर दें कि जाओ इलेक्ट्रॉन जी लो अपनी जिंदगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस मेटल सरफेस को छोड़ के भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं यहां पर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी required by the free electrons to leave the metal surface is called work function। आया बात समझ में? ये जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं। और तीसरा कि जो वर्क फंक्शन होता है ये किस पर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन डिपेंड्स on the nature of मटेरियल पर डिपेंड करता है। लिख लीजिए। हाँ जी, अब देखो, आपने कहा कि सर अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो आपको इसको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद से ये पार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम अगर इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि हम इसको हीट कर लें। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसको हीट एनर्जी मिलेगी और हीट एनर्जी से एनर्जी लेकर के क्या करेगा, इस जो आपका वर्क फंक्शन था इसको पार कर जाएगा। आया समझ में? तो पहला तरीका हो सकता है इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थर्म आयोनिक एमिशन। उस तरह के एमिशन को हम क्या बोलते हैं? थर्म आयोनिक एमिशन। जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हीट एनर्जी प्रोवाइड करके इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लेकर के आते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सर ये जो मेटल सरफेस था ना, आप एक काम करो, यहां पर आप 2 प्लेट्स लगा दो, ठीक है। इस प्लेट पर आप नेगेटिव चार्ज दे दो, ठीक है, और इस प्लेट पर आप पॉजिटिव चार्ज दे दो। क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां से भी इसको एनर्जी मिलेगी और इससे बाहर आ सकता है। जब इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, उस तरह के एमिशन को आप बोलते हो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं हम फील्ड एमिशन। तीसरा जो तरीका है जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है सर कि हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है बाहर निकालने के लिए। हम क्या करेंगे? इस पर लाइट वेव से स्ट्राइक करवाएंगे। लाइट वेव से जब स्ट्राइक करेगा, आपको पता है लाइट वेव्स में क्या होते हैं? फोटॉन्स के पास क्या होती है? एनर्जी। तो फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो मिल जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को और उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा।
आया समझ? तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, बस इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने का एक तरीका है, जिसमें हम लाइट की जो एनर्जी है फोटोन के रूप में, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर के यहां से बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले लिखिए, इस दोनों का नाम लिख लो, थर्मोआयनिक इमिशन और फील्ड इमिशन का, और उसके बाद लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन। द फिनोमिना हाँ, ये डेफिनेशन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये नाम आप लिख लो बस कि थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है, बगल में लिख लेना जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और आप फील्ड वाले में लिख लेना, फील्ड एमिशन में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से आप बाहर निकालते हो। ठीक है, नहीं, बस आपको नाम जानना है। ठीक है, मेन जो आपका डेफिनेशन अभी लिखवा रहे हैं वो है आपका द फिनोमिना इन विच द free electrons present in the metal surface get striked out of the metal surface by absorbing the energy of the incident light radiations is called photoelectric effect। देखिए तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने क्या बोला कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मेटल सरफेस के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर आप इन पे लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इस लाइट रेडिएशंस में जो फोटॉन्स होते हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी को ले करके एब्जॉर्ब करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेटल सरफेस से बाहर चले आते हैं। एक बात बताइए, क्या अगर मेटल सरफेस है और हम उस पर लाइट स्ट्राइक करवाने लगेंगे, तो क्या बस लाइट स्ट्राइक करवाने से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा? ठीक है, आपने अगर यहाँ पे लाइट आपने स्ट्राइक करवाई है, अगर लाइट रेडिएशन आपने दिया है, तो इसके पास कुछ तो एनर्जी होगी। तो ठीक है, हमने कोई सा भी एनर्जी का आपको लाइट रेडिएशन ला करके यहाँ पे रख दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएगा? क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, है कि नहीं? आपने क्या बोला था, वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी के मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएगा, है ना? तो जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ई मान लो आप एनर्जी ई प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया एनर्जी अगर मान लीजिए वर्क फंक्शन फाई से कम है, तो आप कितना भी रेडिएशन इस पर डालो, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कभी नहीं आएगा, है ना? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है या इससे ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है या फिर इससे ज्यादा है, तो क्या ये 100% गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा? आई रिपीट, पहला केस तो क्लियर है भाई कि अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगा तब तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बट अगर आप वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या इस बात की आप 100% गारंटी बोल सकते हैं क्या कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा? बराबर में नहीं 100%। अच्छा, अगर मान लीजिए इससे ज्यादा दे रहे हैं तो 100% गारंटी है? 99.99%। अच्छा, क्यों? आपने ये जो 0.001% कम किया है, वो क्यों कम किया है? इक्वल में गारंटी नहीं। अच्छा, इक्वल में, अच्छा मान लो हम इसको बड़ा कर देते हैं। चलो अब बताओ, ये इससे ज्यादा है, अब बताओ कितनी परसेंट? 100% या 100%? नहीं, एक्चुअल में देखा गया कि ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि अगर आप फाई से ज्यादा भी एनर्जी दे रहे हो तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आप देते हैं ना, उसमें से कुछ एनर्जी आपस में कोलाइड करने में भी लॉस्ट होती है।
एक इलेक्ट्रॉन के बगल में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपस में जो एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी को लेकर के आपस में कोलाइड भी करते हैं, कोलिजन्स भी होते हैं, और उन कोलिजन्स में जो आपकी एनर्जी होती है वो कुछ लॉस हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर आपका एनर्जी लॉस्ट ना हो रही हो तब पक्का है कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है ना। बट हो सकता है अगर एनर्जी लॉस हो रही हो तो हो सकता है आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन फिर भी बाहर ना आए, ठीक है। तो जब कम रहेगा फाई से तब तो पक्का है कि बाहर नहीं आएगा, जब फाई या फिर फाई से बड़ा होगा तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आया बात समझ में? लिख लीजिए लिख लीजिए कि when we provide energy greater than the work function, when we provide energy greater than the work function, when we provide energy E greater than the work function phi, then the electron may come out of the metal surface, ठीक है। लिखिए, चलिए वापस आइए। आपने बोला कि सर अगर इलेक्ट्रॉन मेरे को बाहर निकालना है मेटल सरफेस से तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी ई देना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी फाई से कम है तब तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ये तो तय है। मान लेते हैं कि ये एनर्जी बिल्कुल फाई के बराबर ही है जितनी निकालने के लिए चाहिए थी। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी और हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जस्ट बाहर आएगा, बाहर आके रुक जाएगा, बाहर आके और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने फाई एनर्जी चाहिए थी बाहर निकालने के लिए और आपने फाई से ज्यादा एनर्जी दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा बट बाहर आने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उस एनर्जी का क्या करेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। आया समझ में? तो अगर आप एनर्जी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फाई से ज्यादा है तो कुछ पार्ट तो फाई में चला गया, बाहर निकालने में चला गया, और बाकी का जो पार्ट है वो कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। आया समझ में? तो यहां से आपका फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मान लें कि कोई कोलिजन में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, अगर कोई कोलिजन में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो किसको मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को मिल जाएगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बनकर के आया E माइनस फाई। आया समझ में? इसी मैक्सिमम काइनेटिक, आप E को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था जब हम फोटॉन्स के बारे में पॉइंट्स लिख रहे थे तो आपने कहा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? या तो HF होती है या फिर E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होती है। तो अगर आप यहां पर E का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन के आया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस फाई और HC बाई लैम्डा माइनस फाई। लिखिए, यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए। नीचे वो बताइए तो फिर वहां जो बताया ये वाला इक्वल के बाद जो बताया ना नीचे, ये वाला हमने बोला, हमने 3 केसेस लिए। अगर हम फाई से कम एनर्जी देंगे तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल फाई चाहिए थी बाहर निकालने के लिए और आपने फाई ही एनर्जी दी है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा और बाहर आके और कहीं नहीं जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हैं तो बाहर तो आ जाएगा, और अगर हम मान लें कि कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है तो बाहर आने के बाद उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको मिल जाएगी। तो वहां से फिर हमने ये इक्वेशन निकाला। लिखिए, आपने बोला कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? E माइनस फाई। अगर हम इसी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को अगर हम लिख दे HF माइनस फाई तो एक इक्वेशन ये भी होता है जहां F क्या है? व्हाट इज F? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन आप डाल रहे हो मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी है।
अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करें, मान लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को और एफ फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ आपको दिख रहा है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां काइनेटिक एनर्जी क्या है? y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी क्या है? x एक्सिस पे है। तो ये क्या बताएगा? h क्या बताएगा? आपका स्लोप बताएगा। और ये स्ट्रेट लाइन, ये किसका इक्वेशन है? ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये भी जो आपका ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। इसका आप ये मान लो आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा? थीटा मान लो। तो आपका स्लोप जो होगा, स्लोप tan थीटा, ये कितना के बराबर होगा? h के बराबर होगा। ठीक है, स्लोप आपने यहां से पता कर लिया। ये जो आपका c है, कांस्टेंट c, ये कितना है? निगेटिव है। निगेटिव है मतलब आपका कहीं y एक्सिस को ये कहां जाकर के स्ट्राइक करेगा? नीचे की तरफ आकर के स्ट्राइक करेगा यहां पर। और ये कितना होगा? ये फाई वर्क फंक्शन के बराबर होगा। आया समझ? इक्वेशन आपका था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hf माइनस फाई। इसको आपने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि भाई इस जो इक्वेशन बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका स्लोप कितना होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो आपका कांस्टेंट है c, ये कितना होगा? माइनस फाई के बराबर होगा। बना लीजिए। c माइनस फाई के बराबर। हाँ, निगेटिव बनाइए। हो गया सबका? चलो आ जाओ। आपने बोला था कि सर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया एनर्जी ई या तो फाई के बराबर होना चाहिए या फाई से बड़ा होना चाहिए। कम होगा तब तो पक्का है कि नहीं निकलेगा, अगर इतना होगा तो हो सकता है निकल जाए। ठीक, इस ई को हम क्या लिख सकते हैं? h इंटू एफ, जहां एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या होना चाहिए? फाई से बड़ा होना चाहिए। h को ले जाइए इधर, क्या हो जाएगा? f शुड बी ग्रेटर देन फाई बाई h। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है या तो फाई बाई h के बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो। तो मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी का क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या हो सकता है? फाई बाई h, है ना। आपने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी या तो इतनी हो, कम से कम इतनी हो, या फिर इससे ज्यादा हो। तो द मिनिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना आया? फाई बाई h। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन to cause the photoelectric effect, to cause the photoelectric emission is called what? Is called threshold फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी का कम से कम वो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का न्यूनतम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो कितना होता है? फाई बाई h के बराबर होता है। हो गया? अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वो न्यूनतम वैल्यू होता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जब फ्रीक्वेंसी यहां से कम थी, इससे कम थी, तब कोई यहां पर काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हुआ, यहां पर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी? f नॉट, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर एमिशन होना शुरू हुआ। और अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप सिर्फ इतना प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। जब आप सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 0।
बट अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे जाएंगे, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा और उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आया समझ? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको। आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन करके आया F0 इज इक्वल टू फाई बाई एच। यहां से आप फाई को लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हैं F0 इंटू एच, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं H इंटू F0। वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाई, क्या न्यू न्यू, आप बोल न्यू एच न्यू ई इक्वल टू एच न्यू। बट यहां पर हम इसलिए नहीं, यहां पर एफ हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है, तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो वहां पर वी भी आ सकता है। तो वी और न्यू में बच्चों को समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो कि हम लिखेंगे वी, आप उसको समझ लोगे न्यू। तो इसलिए इस डिफरेंस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम उसको एफ की तरह से आपको फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये क्या होता है? E माइनस फाई होता है, ठीक है जी। यहीं से आपका आया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच एफ माइनस फाई आया था। इस फाई को आप लिख सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, मतलब कि H इंटू एफ माइनस एफ नॉट। ये भी आपका एक तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, आपने बोला कि सर इमिशन होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए E जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू फाई होनी चाहिए, ठीक है। इस E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने HF लिखा था HF करके, इसी को हम HC बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू फाई होना चाहिए, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा? लैम्डा जो होना चाहिए, अगर आप इस लैम्डा को इधर ले जाएं और फाई को इधर ले आए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू HC बाई फाई। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए आपका लैम्डा या तो इतना हो या फिर इससे कम हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस साइन को रीड करना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए या तो लैम्डा इतना हो या फिर इससे कम हो। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, या तो उससे कम पे होगा, उससे ज्यादा पे नहीं होगा। तो लिख लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लैम्डा नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी को बोल देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मैक्सिमम वैल्यू of incident radiations to cause the photoelectric emissions is called the threshold is called the threshold wavelength। ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वो क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू बताता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए। ये क्या बताता है? वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू बताता है। मतलब उसमें अगर फ्रीक्वेंसी F0 से कम होगी तो इमिशन नहीं होगा। यहां पर वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा होगा तो इमिशन नहीं होगा। लिखिए, यहां से देखिए, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू HC बाई फाई। अगर हम फाई को इधर ले जाएं तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप लैम्डा नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, HC बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं ना। अब आपका वापस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई। इसी को आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं। एक तो तरीका है HF में लिखने का, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो HC बाई लैम्डा माइनस फाई, और फाई को आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गया आपका?
ये आपका मैक्सिमम हो गया एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये भी एक तरीका है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस सर। लिखिए, हो गया। इसी को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 1 बाई लैम्बडा के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ? ये भी आप देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। y के बदले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और x के बदले 1 बाई लैम्बडा, x की जगह 1 बाई लैम्बडा। तो अगर 1 बाई लैम्बडा को अगर आप मान लो 1 बाई लैम्बडा को बाहर कर लेते हैं, 1 बाई लैम्बडा को बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एच सी, हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। जहां पर जो स्लोप होगा थीटा, टेन थीटा जो इसका स्लोप होगा, टेन थीटा वो क्या हो जाएगा? h इंटू सी, टेन थीटा हो जाएगा h इंटू सी। और आपका जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये कितना हो जाएगा? ये कांस्टेंट है आपका एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये कौन सा वेवलेंथ है? ये कौन सा? 1 बाई लैम्डा नॉट है। लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। जब आपका 1 बाई लैम्डा नॉट से ज्यादा होगा, मतलब कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर आपका लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा तो आपकी एमिशंस होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। आया समझ में? बना लीजिए। हर्ष समझ में आया सब कुछ? चलिए बढ़िया है। क्या हुआ भाई? अब समझना उसके लिए जरूरी है, 2 महीना सिर्फ बच रहा है, अब तो समझना ही पड़ेगा। पास हो जाएगा, 4-5 चैप्टर पढ़ लेगा पास। अगर ये 2 महीना अच्छे से पढ़ लेना और सारा पूरा सिलेबस पढ़ने मत जाओ। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, सुन लो, ये सबको बोल रहे हैं, सिर्फ उसको नहीं बोल रहे हैं। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए बोर्ड के लिए भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप 2 महीना में 100% सिलेबस कवर करने मत जाइएगा। उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कीजिए सारे सब्जेक्ट में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और पहले उनको पढ़िए। अगर आप उतना कर लीजिए, अगर आपके पास समय बचता है, फिर आप 100% सिलेबस के लिए जाइए। ये है 2 महीना में पढ़ने का तरीका। ऐसा नहीं कि सर सारा चैप्टर पढ़ने चले गए, नहीं भाई, सब कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, बढ़िया।